स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। सुबह के 9 बजे थे। 70 वर्षीय विमला जी दो दो पराठे और चाय लेकर अपने पति प्रशांत जी के पास पहुंची। दोनों बस चाय नाश्ता करने ही वाले थे कि पड़ोसन आ गई। विमला जी किचन से एक कप चाय और लेकर आ गई। कैसी तबीयत है विमला बहन? तो विमला जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है, जब तक जिंदगी है तब तक कड़वी दवाइयां खानी ही खानी है। अरे खाना कम दवा ज्यादा खानी पड़ती है। इनका तो बीपी अक्सर हाई रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण हमेशा डर बना रहता है। तो विमला शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहां अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो बहुत बड़ा अफसर है, फिर शहर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी हैं। हाँ, मैं भी बस यही सोच रही थी। इस बार बेटा आएगा तो उसे अपनी परेशानी बताकर उसे साथ ले चलने को कहूंगी। मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए विमला जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, विमला बहन, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जवानी में इंसान को वक्त नहीं होता और बुढ़ापे में वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप के साथ बिताने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। ऐसे में वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके जीवन साथी उनके साथ हैं। मुझे देख तेरे भाई साहब की मौत के बाद कितनी अकेली हो गई हूं। हाँ बहन, तुम्हारा दुख मैं समझती हूं। तुम्हारा जब मन ऊबने लगे तो मेरे पास आ जाया करो, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, बिमला जी ने प्यार से कहा। धन्यवाद बिमला बहन। अच्छा, तो अब चलती हूं, तुम आराम करो। बिमला जी से मिलकर वो अपना दुख कुछ समय के लिए भूल जाया करती थीं। अमन अपने माँ बाबूजी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़े माता पिता की आंखें भर आईं। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगीं। उनके पति प्रशांत जी बाजार से समोसे और जलेबियां ले आए। तब तक विमला जी ने पूरी कचौरी और गोभी की सब्जी, रायता, अचार, पापड़ के साथ परोस दिया। साथ में बढ़िया सा सलाद सजा कर रख दिया। अरे वाह माँ, आज तो 2 साल बाद ऐसे पूरी लगी हुई खाने की प्लेट मिली है। तुम्हारी बहू को तो कोई सऊर नहीं है कि कैसे खाना परोसा जाता है। आज तो जी भरकर खाऊंगा। मैं तेरे लिए बनवारी के समोसे और जलेबियां भी लाया हूं, पिताजी ने कहा। वाह पिताजी, बनवारी चाचा के जैसे समोसे और जलेबियां शहर में नहीं मिलते। आज तो मजा आ गया, जी भर के खाऊंगा। तभी अचानक प्रशांत जी को पता नहीं क्या हुआ। वो हांफने लगे और पूरे शरीर ने पसीना छोड़ दिया। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि अम्मा ने संभाल कर कुर्सी पर बिठाया। क्या बताऊं बेटा, कभी कभी बीपी अचानक बहुत बढ़ जाता है। माँ, पिताजी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? चलिए, आप दोनों मेरे साथ शहर चलिए, वहां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। दोनों को जैसे मन की मुराद मिल गई। दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए बिमला जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली आई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा। ये सोच सोचकर बिमला जी और प्रशांत जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। उन्हें देखते ही उनकी बहू स्वाति का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया। दोनों पोते ने आकर नमस्ते की औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बिमला जी ने सुना, बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके माँ बाबूजी के लिए पलंग बिछा दो। वह कमरा बाथरूम के पास में ही है तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी देर में बहू चाय के साथ 4 बिस्कुट टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले वापस किचन में चली गई। एक बार यह भी नहीं कहा कि लीजिए अम्मा जी, लीजिए बाबूजी, कुछ खा लीजिए। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और चुपचाप एक एक बिस्कुट उठाकर खा लिया। रात को खाना भी बहू ऐसे ही चुपचाप लाकर उल्टे पांव लौट गई। रोटियां तो ऐसी चिड़ी कि कैंची से काटनी पड़े, दांतों से तो कट ही नहीं रही थी। सब्जी में आलू अलग पानी अलग, जैसे पानी में मसाला डालकर उबले आलू उसी में काट दिए हों। न साथ में सलाद, न बुकनू, न अचार। बिमला जी ने अपने पति का मुंह देखा तो समझ गई कि वो ऐसे खाना नहीं खाएंगे। तुरंत उन्होंने बैग में से अचार की शीशी निकाली और एक अचार प्लेट पर रख दिया। किसी तरह दोनों ने खाना खा लिया। दोनों थके थे,
सो लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह 6 बजे विमला जी उठ गई। तब बेटा बहू सो ही रहे थे। विमला जी स्वयं किचन में गई और चाय के साथ थोड़े बिस्कुट लेकर अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठकर चाय पीने लगी। सुबह के 9 बज गए पर बहू नहीं उठी। अरे, लगता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटे को 10 बजे ऑफिस जाना है। मैं जाकर उसके लिए कुछ टिफिन बना देती हूँ। हाँ हाँ, अब हम दोनों खाली बैठे बैठे कर ही क्या रहे हैं। लाओ, मैं सब्जियां काट देता हूँ। गांव में भी तुम्हारी सहायता कर देता था। आधे घंटे में विमला जी ने स्वादिष्ट सब्जी पराठे बनाकर एक टिफिन पैक कर दिया। अमन सीधे तैयार होकर कमरे से निकला। बहू अभी भी सोई पड़ी थी। अरे बेटा, टिफिन तो ले जा। लगता है आज बहू की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने तेरे लिए सब्जी पराठे बना दिए। नहीं माँ, उसकी तबीयत ठीक है। दरअसल मैं कैंटीन में खा लेता हूं और बच्चे भी स्कूल की कैंटीन में खा लेते हैं। सुबह सुबह स्वाति को जगाना किसी डायन को सोते से जगाने के बराबर है। मजाक उड़ाता हुआ अमन बोला और जल्दी से टिफिन लेकर चला गया। विमला जी ने दोनों पोतों का भी टिफिन लगा दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कैंटीन में ताज़ा नाश्ता मिलता था, तो वे ठंडे पराठे सब्जी क्यों खाने लगे। बहू उठी सुबह 11 बजे तो देखा बढ़िया सब्जी पराठे बने रखे हैं। चुपचाप खाना खाकर वह भी तैयार होकर कहीं जाने लगी। अरे बहू, कहीं जा रही हो? माँ जी, आप तो गांव की रहने वाली हैं, जानती नहीं कि पीछे से किसी को टोकने से बनता काम बिगड़ जाता है। बहू ने झिड़क कर कहा। माफ करना, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अचानक बहू के कटाक्ष से बिमला जी सिहर उठी। आज मैं अपने माता पिता के साथ अपने भाई के लिए लड़की देखने जा रही हूं। काम वाली आएगी तो झाड़ू पोछा सब कर देगी। आपको जो बनाना खाना हो बना लीजिएगा, पर जरा किफायत से तेल खर्च कीजिए। शहर में कमाई अधिक है तो महंगाई भी बहुत है। आप सब्जी में जितना तेल डालती है, इतने में तो मैं एक सप्ताह का खाना पका लूं। ताना मारकर बहू वहां से चली गई। ये तो शुरुआत थी, उसके बाद तो सुबह से रात तक के खाने की जिम्मेदारी बिमला जी पर आ पड़ी। बहू कोई न कोई बहाना बनाकर कभी कहीं चली जाती तो कभी कहीं और। रात 8 बजे अमन के आने से पहले ही वापस घर आती थी, ताकि बिमला जी खाना वगैरह बना चुकी हो। रविवार को अमन की छुट्टी थी, तो उसने सोचा कि आज पिताजी का फुल मेडिकल चेकअप करा लें। पिताजी, आज मेरी छुट्टी है, चलिए आपका फुल चेकअप कराते हैं। तुरंत बहू ने कहा। क्यों, क्या हुआ है पिताजी को? भले चंगे तो है। डब्बू और गोलू के कॉलेज की फीस जमा करनी है और उसका स्कूल टूर पर बच्चों को राजस्थान लेकर जा रहा है। उसके भी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। याद है ना आपको? टूर पर जाने की क्या जरूरत है, दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। वहां हमारे राजपूत राजाओं के किले देखेंगे, उनका इतिहास पढ़ेंगे और क्या। अच्छा ठीक है, पर मैं माँ बाबूजी की सेहत से कोई समझौता नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारे पास कुछ जोड़े हुए पैसे हो तो दे दो। तुम तो जानती हो मैं अपने पास पैसे नहीं रखता, पूरी तनख्वाह तुम्हें दे देता हूं, सिर्फ जरूरत भर का रखता हूं। आपको क्या लगता है गृहस्थी चलाना इतना आसान है? अरे मैं कैसे आपकी सीमित कमाई में सारे काम संभालती हूं, मैं ही जानती हूं। और अब तो राशन का खर्चा भी बढ़ गया है। जो आटा महीना भर चलता था वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। और तेल तो माँ जी ऐसे डालती हैं जैसे फ्री में मिलता हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे फिर मैं क्या करूं? कैसे बाबूजी का इलाज कराऊं? क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? सरकारी अस्पताल में दिखा लाओ। आजकल वहां का रख रखाव भी बढ़िया है और इलाज तो बढ़िया होता ही है। वहीं के डॉक्टर तो प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। वहां पर तो सिर्फ 1 रुपये में पर्ची बनती है और सारे टेस्ट भी 10 गुना कम कीमत पर हो जाते हैं। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। चलिए बाबूजी, आपको यहाँ के सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल में दिखाकर लाता हूँ। शाम को जब बेटा और पति डॉक्टर के पास से लौटे तो दोनों की हालत खराब थी। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी कि हर टेस्ट कराने में 2 घंटे का समय लगा। टेस्ट रिपोर्ट अगले दिन मिलनी थी। चूंकि अमन की छुट्टी नहीं थी, सो दोनों पति पत्नी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और कहा कि समय समय पर चेकअप कराते रहिए। आपके हार्ट में जो पेसमेकर लगा है उसकी रेगुलर जांच जरूरी है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतनी भीड़ में कैसे दोबारा यहां आने की हिम्मत होगी। बिमला जी घर पहुंची तो पता चला कि बेटा बहू और उनके बच्चे खाने के लिए होटल गए हैं। किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी को परवाह नहीं थी कि थके मांदे माता पिता आएंगे तो क्या खाएंगे। बिमला जी ने बहुत थका होने पर भी अपने और प्रशांत जी के लिए खिचड़ी बना दी।
अभी तो उनकी परेशानियां शुरू हुई थीं। बहू आए दिन उन पर खर्च बढ़ाने और दवा दारू के खर्च बढ़ा देने का रोना रोती। बेचारे पति पत्नी दिन रात घर के सारे काम करते। बहू ने तो झाड़ू पोछे वाले को भी निकाल दिया। बिमला जी बेचारी अकेली सारा काम करती। किसी को उन पर तरस नहीं आता। बेटा भी अपनी पत्नी के आगे चुप ही रहता और देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देता। बेचारे प्रशांत जी अपनी पत्नी को ऐसे खटते हुए नहीं देख पाते थे, तो खुद ही सुबह शाम झाड़ू लगा देते और कभी कभी पोछा भी लगा देते या बर्तन मांज देते। एक दिन सुबह 11 बजे के आसपास प्रशांत जी के सीने में दर्द होने लगा तो बिमला जी बहू के कमरे में गई। बहू कहीं जाने के लिए सज धज कर तैयार खड़ी थी। बहू, तुम्हारे ससुर जी के दिल में बहुत तेज दर्द उठा है, जल्दी से कोई रिक्शा बुलाओ, अस्पताल जाना है। ओफो, महीने का आखिरी दिन चल रहा है, कहां से इतने पैसे लाऊं? जाइए, आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है उनमें दर्द की दवा होगी, वही खिला दीजिए। पर वो दवाई तो मैंने दे दी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बहू, इतनी निर्दयी ना बनो। थोड़े पैसे दे दो, मैं खुद उन्हें ले जाऊंगी। हे राम, मैं निर्दयी बन रही हूं। एक तो हमने आप दोनों को साथ में रखा हुआ है, सारा खर्च उठा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके इलाज पर पैसे लगा रहे हैं, ऊपर से आप मुझे निर्दयी बोल रही हैं। भगवान से डरिए माँ जी, ऊपर वाला जानता है कि मैं कैसे इतनी कम कमाई में घर चलाती हूँ। आप तो भर भर के दूध दही घी पी रही हैं और अपने हार्ट के मरीज पति को भी पिला रही है। अरे, जब हजम नहीं हो रहा हो तो क्यों पिताजी को इतना तेल घी पिला रही थी आप? आप जानती हैं कि वह हार्ट के मरीज हैं, उन्हें ज्यादा चिकना मना है, फिर भी आप भर भर के तेल सब्जी में डालती हैं, दाल में ढेर सारा घी डालती है। जब आपको अपने पति की जान की परवाह नहीं तो मुझे क्या? बहू ने अचानक उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके पति को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार वो स्वयं होंगी, क्योंकि एक हार्ट के मरीज को दूध दही घी मक्खन तेल तो वही परोसा करती है। ये सुनकर तो बिमला जी का दिमाग ही सुन्न पड़ गया। कुछ देर के लिए पूरा कमरा गोल गोल उनकी आंखों के सामने घूम गया और वो गिर पड़ी। होश आया तो सिर से खून बह रहा था। बहू वहां से जा चुकी थी। दौड़कर अपने कमरे में गई तो पाया कि उनके पति दम तोड़ चुके थे। बिमला जी तो रो रो के पागल सी हो गई। शाम को बेटा आया तो खून से सनी मां को बाप की छाती पर रोते पाया। मां, ये क्या हो गया? हे भगवान, स्वाति कहाँ है? वो पूरे घर में घूम आया पर स्वाति का कहीं पता ना था। तभी बाहर से स्वाति घर में आई। तुम कहाँ थी सारा दिन? पिताजी के साथ हादसा हो गया और तुम्हें घूमने से फुर्सत नहीं है। मुझे क्या पता था कि उनकी तबीयत खराब है। मैं तो सुबह ही मां के घर चली गई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अरे, मैं तो मां जी से कहती थी कि पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, खाने में घी तेल वगैरह कम प्रयोग किया करें, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कहकर वो घड़ियाली आंसू गिराने लगी। प्रशांत जी के जाने के बाद तो बिमला जी का जीवन नरक हो गया। दिन भर बहू ताने मारने लगी। अरे, अपने पति को तो आप खा गई, अब क्या मेरे पति और बच्चों को भी खा जाना चाहती हैं? आज से आप खाना नहीं बनाएंगी। इतना तेल मसाला खाने से हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। आज से जो मैं बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा। आप घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम कीजिए, क्योंकि आपके आने से खर्च इतना बढ़ गया है कि मैं नौकरानी अफोर्ड नहीं कर सकती। बेचारी दिन रात काम करती और बदले में उन्हें सूखी सूखी 2 रोटियां दाल या सब्जी के साथ दे दी जाती। दाल क्या होती, बस पानी ही पानी होता था। किसी तरह रोते रोते गले से नीचे उतार लेती। कभी कभी बाहर से समोसे जलेबियां की सुगंध आती थी, पर जैसे ही बिमला जी कमरे से बाहर आती, पोते और बहू सब कुछ छुपा देते। बेचारी मन मारकर वापस अपने कमरे में आ जाती। अक्सर बहू अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा जी के लिए यही ठीक होगा कि उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दें। एक दिन की बात है, बिमला जी को बहुत भूख लगी थी और बहू ने कुछ भी नहीं पकाया था। तभी वो उठी और किचन में जाकर कुछ ढूंढने लगी। जब कुछ नहीं मिला तो गैस जलाकर खाना पकाने लगी। उसी समय बहू आई और धीरे से उनके पीछे से उनका पल्लू पकड़कर गैस की लौ पर रख दिया। जब धुआं उठने लगा तो वह चीखने लगी। अरे अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरे किचन में आग लगा दी। अरे, आपको कुछ हो गया तो दुनिया तो मुझे ही कहेगी, जरा सा सब्र नहीं हुआ आपसे? मैं क्या भूखा मार रही हूं आपको? बिमला जी साड़ी का पल्लू छिटकने लगी
और बहू ने तुरंत सिंक से पानी भरकर उन पर फेंका। आग बुझ गई। शाम को बहू ने रो रोकर पति को यह बात कही। अरे मैं कुछ भी करूं, पर मां जी का तो मन ही नहीं भरता। मैं तो उन्हें 3 समय खाना खाने को दे देती हूं, फिर भी चटर पट्टर बनाने के लिए किचन में घुस जाती है। आज तो मैं समय पर पहुंच गई, वरना तुम अपनी मां की मौत का इल्जाम भी मुझे ही देते। सही कहती हो, पर क्या कर सकते हैं, उनका हमारे सिवाय कोई सहारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कब से कह रही हूं कि उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो, वहां तो पका पकाया खाना मिलेगा, किचन में जा ही नहीं सकेंगी जो मनमर्जी करें। फिर वृद्धाश्रम का हर महीने खर्च भी तो हम ही देंगे। देखो आजकल हर शहर में बहुत ही सुविधाजनक वृद्धाश्रम सरकार स्वयं बनवा रही है। उनका किराया भी कम होता है और हम उम्र लोगों के साथ रहने से बुजुर्गों का मन भी लगा रहता है। मैंने तो एक बढ़िया वृद्धाश्रम देख भी लिया है। बहू पूरी तैयारी कर चुकी थी और अगले ही दिन बिमला जी को उनका बेटा वृद्धाश्रम छोड़ आया। कुछ दिन तो विमला जी बड़ी उदास रही, पर फिर उन्होंने देखा कि वहां की वृद्ध महिलाएं किसी पर आश्रित नहीं हैं, बल्कि वो दोनों मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, अचार, पापड़ आदि बनाकर अपने लिए कुछ न कुछ कमाई भी कर रही हैं। वहां हस्तकला को बहुत महत्व देते थे। बिमला जी को बहुत सुंदर कढ़ाई व सिलाई करनी आती थी, तो उन्होंने अपना मन इन कामों में लगा लिया। शहर में लगने वाले हस्त मेला कार्यक्रम में उनके कढ़ाई व सिलाई किए गए कपड़ों के डिजाइन खूब बिके। वृद्धाश्रम चलाने वाली समिति के अध्यक्ष ने उनकी बहुत प्रशंसा की। माताजी, आप अपने हुनर को यूं बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कहें तो हम कुछ अनाथ बच्चियों को आपके पास यह विद्या सिखाने के लिए भेज दिया करें। इससे उनको भी रोजगार मिल जाएगा और आपकी भी कमाई होगी। आपके बनाए कपड़ों को हम मार्केट में बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उसमें आपका और उन बच्चियों का बराबर हिस्सा रहेगा। जी सर, जरूर। मुझे बच्चियों को यह कला सिखाने में बहुत खुशी होगी। मैं कल से ही यह काम शुरू कर दूंगी। अगले ही दिन से अनाथ आश्रम से कई लड़कियां बिमला जी से सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगीं। अब तो बिमला जी का अकेलापन एकदम गायब हो गया। हमेशा उदास, बीमार और निराश रहने वाली बिमला जी के अंदर एक नया उत्साह भर गया। बच्चियां उन्हें बहुत प्रेम करती थीं। उन अनाथ बच्चियों को भी मां का प्यार नहीं मिला था और बिमला जी उनका मां की तरह ख्याल रखती थीं। वृद्धा आश्रम की अन्य महिलाओं को भी उन बच्चियों के आने से बहुत खुशी मिलती। लगता ही नहीं था कि यहां परिवार से ठुकराए लोग रहते हैं, बल्कि यह तो एक अलग ही परिवार बन चुका था, जहां सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। बिमला जी सोचती, ऐसे सगे रिश्तेदारों से तो ये गैरों के रिश्ते भले, जो एक दूसरे का दुख तो समझते हैं। अब बिमला जी कुछ बच्चियों के साथ मार्केट भी जाया करती और अपनी मर्जी के कढ़ाई के सामान और सितारे वगैरह खरीदा करती थीं। एक बार वो बाजार से सामान खरीद रही थी, तभी उन्हें वहां पर एक भिखारिन दिखाई दी। वह भिखारिन कुछ जानी पहचानी सी लगी। मेम साहब, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। ना रहने को ठिकाना है, न खाने को खाना है। यह कहकर वह बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर विमला जी को अपना अतीत याद आ गया। उन्हें लगा जैसे वो खुद अपने सामने खड़ी है और भीख मांग रही हैं। उनकी आंखें भर आईं। बहन, दुनिया में सभी को अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, वहां पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। पर मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं उन्हें इस उम्र में कैसे अकेला छोड़ दूं? वो तो मेरे साथ जन्म के साथ ही हैं। यह सुनकर तो बिमला जी की आंखों के सामने दर्द से तड़पते प्रशांत जी का लाल पड़ा चेहरा घूम गया। उफ, कैसे छटपटा रहे थे वो। पर बहू को उन पर तरस नहीं आया। विमला जी तड़प उठी। चलिए, आपके पति कहाँ हैं? हमें उनके पास ले चलिए। हम अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वह महिला उन्हें लेकर सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर पहुंची, जहां एक बुजुर्ग खस्ता हाल पड़ा था और कराह रहा था। बिमला जी ने ऑटो रुकवाया और बच्चियों को आश्रम जाने के लिए कहकर खुद उस महिला और उसके पति को लेकर अस्पताल चल पड़ी। रास्ते में वो यही सोचती रही कि इस महिला को कहाँ देखा है। बहन जी, क्या आपका नाम प्रभावती है और ये आपके पति अंबर वर्मा हैं? हाँ हाँ बहन, तुम हमें कैसे जानती हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं स्वाति की सास हूं। क्या आप विमला जी हैं? आप वृद्धा आश्रम में रहती हैं? हाँ बहन, मैं विमला ही हूं।
और घर में मन नहीं लगता था तो वृद्धाश्रम में आ गई। यहाँ पर अपनी उम्र की महिलाओं के साथ अच्छा समय बीतता है। मैं अनाथ बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ, इससे कमाई भी हो जाती है। बहन, मैं जानती हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। अरे किस औरत का मन करेगा कि अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर वृद्धा आश्रम में रहे? जरूर स्वाति ने ही तुम्हें मजबूर किया होगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। ऐसी औलाद को मैंने जन्म दिया, इसी का फल तो मुझे मिल रहा है कि बेटे बहू ने घर से ही निकाल दिया। हे भगवान, तुमने मुझे सही सजा दी है। स्वाति जब मेरे पास आकर अपनी सास का रोना रोती तो मुझे लगता कि सास ही मेरी भोली भाली बेटी को सताती है और मैं उसे सास से पीछा छुड़ाने के उपाय बताया करती थी। मेरी बहू छुपकर मेरी बातें सुनती थी और उसने मेरे ही अस्त्रों का मुझ पर ही प्रयोग करके मुझे ही घर से निकाल दिया। बहन, तुम्हारे पास तो हुनर था, तुमने दोबारा अपना जीवन सुधार लिया, पर मैं अभागन तो सड़कों पर भीख ही मांग सकती हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा जीवन बिगाड़ा है। यह कहकर वह रोने लगी, पर विमला जी ने उन्हें ढांढस बंधाया। अस्पताल पहुंचकर अंबर जी को एडमिट करा दिया और इलाज के पैसे जमा करके बेटे बहू को फोन मिलाया। बहू रोते हुए अस्पताल पहुंची। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आपका ये हाल? क्या भैया भाभी ने? मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगी, उन्हें जेल भिजवाऊंगी, तब तो तुझे भी जेल जाना चाहिए। उसकी माँ ने कहा। माँ, ये क्या कहती हो? और नहीं तो क्या, तूने भी तो मेरी समाधन को बहुत सताया है। मुझसे कहती थी कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, पर आज समझ में आया कि तूने ही अपनी सास को घर से निकाल दिया। तेरे पाप ही है जिसका फल मुझे और तेरे पिता को भुगतना पड़ रहा है। तेरी भाभी ने तुझसे ही तो सीखा है। अगर उसे जेल भेजना है तो तुझे भी जेल जाना चाहिए। आज अगर तेरी सास हमारी मदद ना करती तो हम दोनों का पता नहीं क्या होता। ये मत भूल, तेरे भी 2 बेटे हैं, कल को वो भी तेरे साथ ऐसा करेंगे। ये सुनकर बहू अचानक विमला जी के पैरों पर गिरकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से बाबूजी की जान चली गई और आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ा। प्लीज मेरे साथ चलिए। अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी आंख खुल गई है, मुझे मेरे पाप साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं आज के बाद आपका पूरा ध्यान रखूंगी। उठ जा बहू, मैंने तुझे माफ कर दिया, और वैसे भी अगर तू मुझे वृद्धाश्रम ना भेजती तो मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाती, हमेशा आश्रित ही रह जाती। जीवन में पहली बार अपनी कमाई के पैसे अपने हाथ में पाकर मुझे कितनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। इतना सुख तो तब भी नहीं मिला जब तेरे ससुर पूरी कमाई लाकर मेरे हाथों में रख देते और कहते कि ये लो गृह लक्ष्मी, संभालो मेरा घर और ये लक्ष्मी। हंसकर बिमला जी ने कहा। इतने में अमन और दोनों पोते भी आ गए। पोतों ने दादी के पैर छुए और अमन तो मां के गले लगकर खूब रोया। वो तो बिमला जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर बिमला जी अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थीं। अब वृद्धाश्रम उनका घर था, वहां के लोग उनका परिवार। उस दिन के बाद बेटा और बहू और पोते पोतियां अक्सर उनसे मिलने आ जाया करते थे। बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं होते, वो तो परिवार को एक होकर रहना सिखाते हैं। सुख दुख में कैसे एक दूसरे का साथ निभाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।